अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य में एक अमूल्य धरोहर की तरह हैं, जिनमें न्याय, चतुराई, हास्य, ईमानदारी और दूरदर्शिता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये कहानियां हमें केवल मनोरंजन ही नहीं देती, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। आज की इस विस्तृत कहानी में हम आपको एक ऐसे प्रसंग से रूबरू कराएंगे जिसमें बीरबल ने न केवल अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, बल्कि अपनी दूरदर्शिता और मानवीय समझ से बादशाह अकबर की एक गूढ़ योजना को भी उजागर किया। प्रारंभ। रहस्यमयी संदूक और उलझा हुआ मामला। एक दिन जब बादशाह अकबर का दरबार सज चुका था, अचानक दो व्यापारी दरबार में आए। दोनों की हालत अस्त-व्यस्त थी, चेहरे पर चिंता और माथे पर पसीना। उनमें से एक, जिनका नाम था सेठ अमीचंद, दरबार के सामने झुककर बोला, जहांपनाह, मैं दिल्ली का प्रसिद्ध व्यापारी हूँ। मैंने एक संदूक बनवाया था जिसमें मैंने अपने जीवन भर की जमापूंजी रखी थी, सोने के सिक्के, बहुमूल्य रत्न, मोती, हीरे और विदेशी व्यापार के दस्तावेज। यह संदूक मैंने अपने पुराने मित्र जगनलाल को कुछ समय के लिए सौंपा था ताकि मैं यात्रा पर जा सकूं। जगनलाल बीच में बोल पड़ा, हुजूर, यह झूठ बोल रहा है। मुझे केवल एक लकड़ी का खाली संदूक सौंपा गया था और उसमें कुछ भी नहीं था। अमीचंद उत्तेजित होकर बोला, यह झूठ है जहांपनाह। मैंने इस पर विश्वास किया और अब यह सब कुछ हड़पना चाहता है। अकबर ने दरबार की ओर देखा। कुछ दरबारी मुस्कुरा रहे थे, कुछ स्तब्ध थे और बीरबल शांति से दोनों को देख रहे थे। बादशाह ने कहा, बीरबल, इस मामले का निर्णय अब तुम्हारे जिम्मे है। तुम ही तय करो कि कौन सत्य बोल रहा है। बीरबल की प्रारंभिक जांच। बीरबल ने दोनों पक्षों को ध्यान से देखा। अमीचंद के कपड़े पुराने लेकिन संभले हुए थे, चेहरा थका हुआ, पर उसकी आंखों में दर्द और भरोसा था। दूसरी ओर जगनलाल की वेशभूषा महंगी थी और वह अधिक आत्मविश्वास से बोल रहा था, परंतु उसकी निगाहें टालमटोल करती दिखती थीं। बीरबल ने एक सिपाही से कहा, जाओ, उस संदूक को लेकर आओ जो इस झगड़े की जड़ है। कुछ देर में सिपाही संदूक लेकर आया, एक बड़ा भारी लकड़ी का संदूक, जिस पर नक्काशी तो थी, पर भीतर कुछ नहीं था। बीरबल ने पूछा, क्या यह वही संदूक है? दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। बीरबल ने संदूक का निरीक्षण किया। वह सामान्य दिख रहा था, पर बीरबल ने संदूक की तह को उंगलियों से ठोका। आवाज थोड़ी खोखली सी आई। बीरबल मुस्कराए, इस संदूक में कुछ छुपाया गया है। उन्होंने बढ़ी को बुलाया और संदूक की फर्श को निकालने को कहा। जैसे ही बढ़ी ने नीचे का भाग उखाड़ा, सभी की आंखें फटी रह गईं। संदूक के अंदर एक छुपा हुआ खांचा था, जिसमें कुछ सोने की मुद्राएं और एक छोटा सा कपड़ा लिपटा हुआ दस्तावेज मिला। बीरबल ने दस्तावेज खोलकर पढ़ा, यदि यह संदूक कभी खो जाए तो इसे देखने वाला जान ले कि इसमें मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीजें रखी थीं। अमीचंद। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर हमें चौंका दिया। पर क्या तुम्हारे पास कोई ठोस प्रमाण है कि ये अमीचंद का ही है? बीरबल बोले, जहांपनाह, इसका प्रमाण संदूक के निर्माणकर्ता से मिलेगा। गवाह की खोज और बीरबल की सूझबूझ। बीरबल ने नगर के सभी बढ़ियों में से उस व्यक्ति को खोज निकाला जिसने वह संदूक बनाया था। उसका नाम था रघुनाथ। बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुम्हें याद है कि यह संदूक किसने बनवाया था? रघुनाथ ने कहा, जी हुजूर, यह अमीचंद सेठ ने बनवाया था। उन्होंने विशेषतः कहा था कि इसमें एक गुप्त तह बनानी है ताकि वह अपने कीमती सामान सुरक्षित रख सकें। बीरबल ने सबूतों के आधार पर निर्णय सुनाया, यह सिद्ध हो गया है कि संदूक अमीचंद का है और उसमें रखी संपत्ति उसकी है।
इसलिए संपत्ति उसी को लौटाई जाएगी। रही बात जगनलाल की, तो वह दोषी ठहराया जाता है विश्वासघात का। अमीचंद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बीरबल के चरणों में झुकते हुए कहा, आपका ऋणी हूं महामंत्री। आपने न्याय किया जब मुझे उम्मीद नहीं थी। बादशाह की नई योजना, बीरबल की दूरदर्शिता की परीक्षा। कुछ दिन बाद अकबर ने बीरबल को महल में बुलाया और गहरी आवाज में बोले, बीरबल, एक दिन आएगा जब मेरे राज्य की जिम्मेदारी किसी और को सौंपनी होगी। मैं जानना चाहता हूं कि यदि तुम राजा होते तो किसी संकट की घड़ी में क्या निर्णय लेते। बीरबल विनम्रता से बोले, जहांपनाह, संकट में दूरदर्शिता सबसे बड़ा हथियार होता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या तुम अगले कुछ दिन के लिए दिल्ली के राजा बनना चाहोगे? बीरबल चौंके, फिर बोले, यदि यह आपकी आज्ञा हो तो मैं सेवा में प्रस्तुत हूं। अकबर ने आधिकारिक घोषणा की कि 3 दिनों के लिए बीरबल दिल्ली के कार्यवाहक सम्राट होंगे। सच्चाई यह थी कि अकबर ने बीरबल की दूरदर्शिता की एक गुप्त परीक्षा तय की थी, जिसकी जानकारी सिर्फ 2 मंत्रियों और कुछ सैनिकों को थी। एक भयावह समाचार। अगले दिन सुबह बीरबल के पास एक संदेश आया, राजा, सीमांत गांव पर एक बड़ा डाकुओं का हमला हुआ है। गांव में आग लगा दी गई है और खजाना लूटा जा चुका है। बीरबल ने तुरंत सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी और खुद वहां पहुंचे। वहां सचमुच आग लगी हुई थी, लोग डरे हुए थे और खजाना लुट चुका था। लेकिन बीरबल को कुछ बातें संदिग्ध लगीं, एक भी शव नहीं था, न ही डाकुओं के कोई निशान। बीरबल ने गांव वालों से पूछा, क्या डाकू आए थे? आपने किसी को देखा? एक बुजुर्ग बोला, नहीं हुजूर, हमें तो बस सैनिकों की तरह वेशधारी लोग दिखे और कुछ ने हमें बाहर निकाल दिया। फिर आग लग गई। बीरबल ने अनुमान लगाया, यह हमला नकली है। उन्होंने तुरंत 3 टीम भेजी, एक ने नजदीकी जंगल की घेराबंदी की, दूसरी ने आसपास के गांवों से जानकारी ली और तीसरी को दिल्ली लौटने का आदेश दिया, बिना किसी को बताए। दिल्ली लौटकर बीरबल सीधे गुप्त तहखाने गए, जहां अकबर का खजाना रखा जाता था। वहां रक्षक गायब थे। बीरबल समझ गए, यही परीक्षा है। उन्होंने तुरंत सैनिकों को भेजा और कुछ ही घंटों में 2 मंत्री और 3 सैनिक पकड़े गए जो गुप्त सुरंग के रास्ते खजाना चुराने वाले थे। अकबर का प्रकट होना और अंतिम रहस्योद्घाटन। तीसरे दिन सुबह बीरबल दरबार में पहुंचे। तभी पीछे से अकबर प्रकट हुए और बोले, तो बीरबल, क्या तुमने मेरी परीक्षा समझ ली? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, शुरुआत में तो मैं भ्रमित था, पर जब सीमांत गांव में आग लगी और किसी ने भी प्रतिरोध नहीं किया तो मुझे शक हुआ। फिर तहखाने में सुरक्षारहित खजाना देखकर मुझे यकीन हो गया कि कोई बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जो केवल आप ही रच सकते हैं। अकबर हंसते हुए बोले, तुम सही हो बीरबल। यह एक गूढ़ परीक्षा थी, तुम्हारी दूरदर्शिता की। यदि तुम सीमा पर उलझ जाते तो दिल्ली का खजाना लुट जाता। लेकिन तुमने दोनों ओर सोचकर काम किया, यही गुण राजा में होना चाहिए। अकबर ने पूरे दरबार के सामने बीरबल को राजचिंतामणि की उपाधि दी और कहा, तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, मेरे साम्राज्य की बुद्धि हो। उपसंहार, बीरबल की अमर सीख। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, राज्य को केवल तलवार से नहीं, सोच से चलाया जाता है। संकट जब सामने हो तब आंखें नहीं, दिमाग खुला रखना चाहिए। दरबार में तालियां गूंज उठीं। सभी दरबारी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। उनकी यह कहानी आज भी लोगों को सिखाती है कि दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता से हर बड़ा संकट हल किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास के वो सुनहरे पन्ने हैं, जिनमें चतुराई, न्याय और विवेक की मिसालें भरी हुई हैं।
ये किस्से केवल मनोरंजन नहीं करते, बल्कि सिखाते हैं कि बुद्धि से कठिन समस्याओं का समाधान संभव है। प्रस्तुत है एक रोचक कहानी, जिसमें बीरबल न केवल एक विदेशी व्यापारी की चाल को पकड़ते हैं, बल्कि मुगल दरबार की गरिमा को भी बनाए रखते हैं। कहानी का आरंभ। एक बार की बात है, मुगल दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। वह फारस, ईरान से था और अपने साथ कई कीमती वस्तुएं, गहने, इत्र और चमत्कारी यंत्र लेकर आया था। उसके वस्त्र, बोलचाल और व्यवहार से ही प्रतीत होता था कि वह कोई आम व्यापारी नहीं, बल्कि बहुत चालाक और कुशल व्यक्तित्व का धनी है। उसका नाम था शेख नसीरुद्दीन। वह सीधा सम्राट अकबर के दरबार में आया और सलाम करते हुए बोला, जहां पनाह, मैं फारस से आया एक व्यापारी हूँ। मैं आपके दरबार में कुछ दुर्लभ वस्तुएं बेचने आया हूँ। परंतु इससे पहले मैं आपकी न्यायप्रियता और मंत्रियों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अकबर मुस्कराए और बोले, हमें चुनौतियां पसंद हैं, शेख साहब। कहिए, क्या चाहते हैं आप? शेख नसीर ने अपनी गठरी खोली और उसमें से 3 एक जैसे दिखने वाले सुंदर सोने के मुकुट निकाले। तीनों मुकुट देखने में बिल्कुल समान थे, चमक, वजन, नक्काशी, रंग, हर दृष्टि से। उसने कहा, इन तीनों मुकुटों में केवल एक असली है, बाकी 2 नकली हैं। मैं चाहता हूं कि आपके दरबार का कोई मंत्री यह पता लगाए कि असली मुकुट कौन सा है। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी पास जाकर मुकुट देखने लगे, तो किसी ने उन्हें हाथ में लेकर तौला, पर कोई फर्क समझ में नहीं आया। अकबर ने कहा, यह काम बीरबल के लिए है। बीरबल मुस्कराते हुए उठे और बोले, हुजूर, मुझे थोड़ी देर का समय दीजिए। मैं शीघ्र ही असली मुकुट पहचान कर दूंगा। बीरबल की पहली परीक्षा। बीरबल ने तीनों मुकुटों को अपने साथ लेकर एक कमरे में चला गया। वहां उसने एक बड़ी मोमबत्ती जलाई और तीनों मुकुटों को उसके पास रखा। फिर एक एक मुकुट को थोड़ी देर तक मोमबत्ती के ऊपर किया। कुछ देर बाद वह दरबार में लौट आया। उसके हाथ में एक मुकुट था। उसने कहा, जहां पनाह, यह रहा असली मुकुट। शेख नसीर मुस्कराया और बोला, आप कैसे निश्चित हैं कि यह असली है? बीरबल ने उत्तर दिया, जब मैंने तीनों मुकुटों को गर्म किया, तो उनमें से 2 की भीतरी परत से हल्की सी गंध आने लगी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वे नकली हैं और किसी मिश्र धातु से बने हैं। केवल एक ही मुकुट ऐसा था जो गर्म होने के बाद भी अपनी रंगत, गंध और चमक बनाए रहा, वह था यह मुकुट। शेख नसीर ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपकी चतुराई से प्रभावित हुआ, बीरबल। आपने मेरी पहली परीक्षा पास कर ली। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को शाबाशी दी। पर शेख नसीर अभी शांत नहीं हुआ। दूसरी और कठिन परीक्षा। कुछ दिनों बाद शेख नसीर फिर दरबार में आया और इस बार उसके साथ एक बड़ा संदूक था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक ऐसा रहस्य है जो केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ सकता है। उसने संदूक खोला। उसमें एक जीवित तोता था जो बहुत ही सुंदर था और हर बार एक ही वाक्य दोहराता, मैं सत्य जानता हूं, मैं सत्य बोलता हूं। शेख ने कहा, यह तोता केवल सत्य बोलता है। मैं 5 व्यक्तियों को आपके दरबार से चुनूंगा और वे एक एक कर तोते के सामने खड़े होंगे। तोता बताएगा कि उनमें से कौन निर्दोष है और कौन अपराधी। अकबर चकित हुए, पर यह कैसे संभव है? शेख बोला, यह रहस्य मेरी विद्या का हिस्सा है। मैं बस यह साबित करना चाहता हूं कि यह तोता सत्य की पहचान कर सकता है। परंतु एक शर्त है, उन 5 में एक ऐसा हो जो वास्तव में अपराधी हो और 4 ऐसे हों जो निर्दोष हों। बीरबल को पहचानना होगा कि कौन अपराधी है, केवल तोते की बात सुनकर।
अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, मैं तैयार हूं, पर मुझे 5 अलग अलग व्यक्तियों को चुनने की अनुमति दी जाए। शेख नसीर ने सहमति दे दी। बीरबल की युक्ति। बीरबल ने 5 व्यक्तियों को बुलवाया, 4 अपने विश्वसनीय सेवक और एक दरबार का नौकर जो चोरी के आरोप में पहले भी पकड़ा गया था। पांचों एक एक कर तोते के सामने गए। हर बार तोता वही वाक्य दोहराता, मैं सत्य जानता हूं, मैं सत्य बोलता हूं। दरबार में फिर हलचल मच गई। किसी को समझ नहीं आया कि इससे अपराधी की पहचान कैसे हो सकती है। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, अपराधी वही है जो चौथे क्रम में खड़ा हुआ था। शेख चौंका, आपको कैसे पता चला? बीरबल बोले, जब भी कोई अपराध करता है तो उसके मन में डर होता है और वह सत्य से डरता है। मैं जानता था कि आपका तोता कोई जादुई तोता नहीं, बल्कि एक प्रशिक्षित पक्षी है जो एक ही वाक्य बार बार बोलता है। इसलिए मैंने अपने सेवकों को पहले से बता दिया था कि तोते के सामने एकदम सामान्य व्यवहार करना है। लेकिन चौथे व्यक्ति को मैंने कोई निर्देश नहीं दिया था। उसने डर के कारण अपनी हथेली को रगड़ना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। सत्य बोलने वाले तोते के सामने उसे पसीना आ गया। मुझे वहीं से उसकी पहचान हो गई। शेख नसीर अब पूरी तरह शांत हो गया। असली उद्देश्य का खुलासा। अकबर ने शेख नसीर से कहा, अब आप बताइए कि आप दरबार में बार बार इतनी पेचीदा परीक्षाएं क्यों ले रहे हैं? क्या आप केवल मनोरंजन के लिए आए हैं या कोई और उद्देश्य है? शेख नसीर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जहां पनाह, मैं एक व्यापारी अवश्य हूं, पर मैं फारस के सम्राट का दूत भी हूं। हम यह जानना चाहते थे कि भारत का यह साम्राज्य केवल तलवार के बल पर खड़ा है या बुद्धि की भी बुनियाद मजबूत है। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि इस दरबार में केवल शक्तिशाली योद्धा नहीं, बल्कि महान विचारक भी हैं। अब हम भारत के साथ व्यापारिक संबंध और अधिक गहरे करना चाहते हैं। बीरबल ने कहा, यह तो आपकी दूरदृष्टि है जो समझ गई कि युद्ध की अपेक्षा व्यापार और शांति अधिक स्थायी होते हैं। समाप्ति और शिक्षा। शेख नसीर ने अंत में अकबर को उपहार में एक अद्भुत नक्शा दिया जिसमें एशिया के सभी व्यापारिक मार्ग दर्शाए गए थे। अकबर ने उसे स्वीकार किया और फारस के सम्राट को उत्तर भेजा कि भारत हमेशा बुद्धि, सम्मान और मित्रता की राह पर चलता है। बीरबल की चतुराई ने एक संभावित कूटनीतिक तनाव को एक सशक्त मैत्री में बदल दिया। शिक्षा। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं। 1. बुद्धि और व्यवहारिकता का संयोजन सबसे बड़ी शक्ति होती है। 2. हर परिस्थिति को बाहरी रूप से नहीं, बल्कि गहराई से समझना जरूरी होता है। 3. सच्चा नेतृत्व वह है जो बिना अपमान किए भी सामने वाले की योजना विफल कर दे। 4. मैत्री और शांति युद्ध से अधिक फलदायी होती हैं। मुगल दरबार का नाम आते ही एक ऐसे सम्राट की छवि उभरती है जो न केवल वीर और न्यायप्रिय था, बल्कि विद्वानों का आदर करने वाला भी था, सम्राट अकबर। उनके नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान, प्रखर और चतुर व्यक्ति थे बीरबल। बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि उनमें जीवन की गहरी सीख भी छुपी होती है। आज की यह कहानी बीरबल की राजनयिक कुशलता, समझदारी और कूटनीतिक बुद्धि को उजागर करती है। कहानी का आरंभ। एक दिन की बात है जब बादशाह अकबर दरबार में अपने मंत्रियों के साथ अहम निर्णयों पर विचार कर रहे थे। उसी समय एक दूत नेपाल राज्य से एक पत्र लेकर आया। पत्र में लिखा था, महामहिम अकबर को नेपाल नरेश का अभिवादन। हम मुगल साम्राज्य की शक्ति का आदर करते हैं, परंतु हाल ही में सीमा क्षेत्र में आपके सैनिकों द्वारा हमारी भूमि में घुसपैठ की गई है।
यह कूटनीतिक संबंधों के विरुद्ध है। यदि यह जारी रहा तो हमें प्रतिरोध करना पड़ेगा। पत्र पढ़ते ही दरबार में सनसनी फैल गई। कुछ सेनापति युद्ध का समर्थन करने लगे तो कुछ मंत्रियों ने यह शांति बनाए रखने की सलाह दी। अकबर स्वयं इस उलझन में थे कि क्या किया जाए। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर निवेदन किया, जहांपनाह, यदि आप अनुमति दें तो मैं इस समस्या को शांतिपूर्वक हल करने का प्रयास करना चाहता हूं। अकबर ने सहमति दी। ठीक है बीरबल, यदि तुम यह बिना युद्ध के सुलझा सको तो इससे बड़ा कोई पराक्रम नहीं। बीरबल की तैयारी। बीरबल ने नेपाल नरेश के पास एक संदेश भेजा जिसमें उन्होंने विनम्रता के साथ कहा कि शायद यह कोई गलतफहमी है और वे स्वयं नेपाल दरबार में आकर स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं। नेपाल नरेश ने अनुमति दे दी, पर साथ ही यह भी कहलवाया कि बीरबल को अकेले आना होगा, बिना किसी सैनिक या गुप्तचर के। अकबर को यह बात खल गई। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या यह उचित है कि तुम एक विदेशी राज्य में अकेले जाओ? यदि वहां तुम्हारी जान को खतरा हुआ तो? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, कभी कभी तलवार से नहीं, शब्दों की धार से युद्ध जीते जाते हैं। यदि मेरी बातों में सत्य और विवेक है तो वहां कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अकबर ने अनुमति दे दी और बीरबल नेपाल की ओर रवाना हो गए। नेपाल दरबार में बीरबल। नेपाल पहुंचते ही बीरबल का भव्य स्वागत किया गया, परंतु नेपाल नरेश का व्यवहार ठंडा था। उन्होंने कहा, बीरबल जी, हम आपका सम्मान करते हैं, पर आपके सैनिकों की गतिविधियां हमारी भूमि के लिए खतरा हैं। यह क्षमा योग्य नहीं है। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं आपकी चिंता समझता हूं, लेकिन क्या आपने स्वयं उस स्थान का निरीक्षण किया है जहां यह घुसपैठ बताई जा रही है? राजा ने सिर हिलाया, नहीं, यह सूचना हमारे सेनापति द्वारा दी गई है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, क्या यह उचित नहीं होगा कि हम दोनों उस स्थान का निरीक्षण करें और देखें कि वास्तव में सीमा कहां तक है? हो सकता है कि वर्षों पुराने नक्शों में त्रुटि हो। नेपाल नरेश को यह बात जंच गई। अगले दिन बीरबल और राजा कुछ सैनिकों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां विवाद था। बीज बोने की युक्ति। बीरबल ने उस स्थान को ध्यानपूर्वक देखा। वहां दोनों राज्यों के बीच बहती एक छोटी सी नदी थी जो बारिश के बाद अपने मार्ग को थोड़ा बदल देती थी। बीरबल ने कहा, राजन, आपके नक्शे पुरानी धारा के आधार पर बनाए गए हैं, जबकि वर्तमान नदी की धारा कुछ और है। हो सकता है कि आपके सेनापति ने पुराने सीमा चिन्ह के आधार पर घुसपैठ मान ली हो, जबकि वास्तव में नदी की नई धारा के कारण वह भूमि हमारी सीमा में आ गई हो। राजा सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, परंतु यह कैसे सिद्ध होगा कि नदी की धारा बदल चुकी है? बीरबल ने तत्काल खेत में बीज बोने की युक्ति सुझाई। उन्होंने दोनों देशों के किसानों से कहा कि एक ही समय में दोनों तरफ बीज बोए और 6 दिन बाद अंकुरण की स्थिति देखें। बीरबल का तर्क था कि पानी की दिशा जहां अधिक होगी वहां फसल का अंकुर जल्दी और बेहतर निकलेगा, क्योंकि नदी की नई धारा बहाव की दिशा को प्रमाणित करेगी। राजा ने यह प्रयोग मान लिया। 6 दिन बाद बीरबल की बात सही निकली। मुगल सीमा में अंकुर घना और हरा था, जबकि नेपाल सीमा की भूमि पर वह सूखा पड़ा था। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। राजा की परीक्षा। राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम निश्चय ही बुद्धिमान हो, परंतु मुझे यह स्वीकार करने में संकोच है कि तुमने बिना किसी युद्ध के हमें नीचा दिखा दिया। मुझे यह साबित करना होगा कि हमारे राज्य में भी चतुर लोग हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, राजन, चतुरता की कोई सीमा नहीं होती और ना ही उसका कोई राष्ट्र। आप चाहें तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं।
राजा ने एक योजना बनाई। उन्होंने बीरबल को एक बहुत ही सुंदर और मूल्यवान हार दिखाया और कहा, यह हार मेरी रानी का है। मैं इसे शाही बाग में एक गुलाब के पौधे के नीचे रख रहा हूं। तुम पांचों बागवानों में से यह बताओ कि किसने इसे चुराया। बीरबल को पांचों बागवानों से मिलाया गया। राजा ने कहा, यदि बीरबल इसे पहचान लेता है तो हम मानेंगे कि वह केवल कूटनीति में ही नहीं, न्याय में भी निपुण है। बीरबल की बुद्धिमत्ता। बीरबल ने पांचों बागवानों से बात करना शुरू किया। वे सब डर के मारे चुप थे और केवल हमें नहीं पता जैसा जवाब देते। हार कहीं नहीं था, न तो किसी के पास मिला न बाग में। बीरबल ने तब एक तरकीब लगाई। उन्होंने राजा से 5 समान छड़ियां मंगवाईं और बागवानों को दीं। फिर बोले, ये जादुई छड़ियां हैं। जिसने हार चुराया है उसकी छड़ी कल सुबह तक आधा इंच बड़ी हो जाएगी। पांचों बागवान छड़ी लेकर चले गए। अगली सुबह वे फिर दरबार में प्रस्तुत हुए। बीरबल ने सबसे पहले छड़ियां मंगवाईं और नापी। उनमें से एक छड़ी आधा इंच छोटी निकली। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यही चोर है। राजा चकित हो गए, पर यह कैसे संभव हुआ। बीरबल बोले, जहांपनाह, वास्तव में छड़ियां सामान्य थीं, परंतु जो दोषी था उसे डर था कि उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए उसने रात में छड़ी का सिरा काट दिया। वही हमारी पहचान बन गया। बागवान ने सिर झुका लिया और अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। समापन। नेपाल नरेश अब पूर्ण रूप से संतुष्ट हो चुके थे। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, यदि भारत जैसे देश में बीरबल जैसे मंत्री हैं तो वहां की सीमाएं सुरक्षित हैं और न्याय भी। मैं अपने सेनापति से क्षमा याचना कराऊंगा और अकबर बादशाह को मैत्री का संदेश भेजूंगा। बीरबल मुस्कुराते हुए वापस दिल्ली लौटे। अकबर ने जैसे ही बीरबल को देखा वह सिंहासन से उठ खड़े हुए और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि बिना खड्ग और रक्तपात के भी विजय प्राप्त की जा सकती है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, जब बात सत्य की हो तो तलवार की नहीं, समझ की आवश्यकता होती है। शिक्षा। इस कहानी से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। कूटनीति और विवेक का प्रयोग युद्ध से बड़ा होता है। निर्णय लेने से पहले सत्य को परखना जरूरी होता है। कभी कभी अपराधी डर के कारण स्वयं को प्रकट कर देता है, बस उसे सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सत्य और न्याय की विजय सदा होती है।